हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रेज एजुकेशन। आप सभी झारखंड वासियों को, पूरे भारतवर्ष को मेरे तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी के जीवन से बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में आप आत्मसात कर सकते हैं। इनके जीवन से बहुत चीज़ सीखा जा सकता है। एक अगर इंडियन है, भारतीय है, तो आपको एक बार रामायण देखना चाहिए। ओके, रामायण महाभारत अपने जो काव्य हैं, हमारे पुराण हैं, उनसे आपको गो थ्रू जरूर होना चाहिए। उससे बहुत ही चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंडियन को आपको रामायण जरूर देखना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म समुदाय जाति का हो। रामायण में सिर्फ किसी जाति या धर्म विशेष पर जोर नहीं दिया गया, उसमें एक मानव जीवन का क्या सच में उद्देश्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें की गई है। तो उसको जरूर देखिए। और मानव जीवन का तो एक ही पर्पस होना ही चाहिए कि हम लोग को लाइफ में जैसे अच्छी चीज़ें सीखते जाना है, बुरी चीज़ों को लाइफ से निकालते जाना है। जब आप छोटे थे, साइंस क्लास के छोटी कक्षा में आपको पढ़ाया जाता था कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रहता है, उसमें हवा भर रहती है। तो लाइफ में अगर ऐसे कुछ रहेगा ना, तो जीवन जो है ऐसे ही चलता रहेगा। तो जीवन को देखिए, ऐसे ही नहीं चलाना है। ओके, उसमें अच्छी चीज़ों को डालते जाइए। अगर आप में बुरी प्रवृत्तियां होंगी भी, तो अच्छी चीज़ें जब तक डालते जाइएगा, बुरी चीज़ें वहाँ से रिप्लेस होते जाएगी। कोई भी चीज़ खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें भरा रहता है, जैसे बताया आपको। तो अच्छी चीज़ लाइफ में सीखिए, बुरी चीज़ें अपने आप निकल जाएगी। अच्छे चीज़ों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, पूरा देश का विकास होगा, सबका विकास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कल मैं नहीं ला पाया था। मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर रहता हूँ अपने वर्क को लेकर, तो मैं क्या बताऊँ आपसे। तो जी सर, कुछ कारण होता है। संडे को वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं कि आपके लिए क्या है। अगला स्लाइड में है यहाँ पे फर्स्ट आपका टेस्ट होने वाला है पेपर 3 का। आज रात को 9 बजे होने वाला है। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसमें आपको करना क्या है कि 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको फटाफट जो है से आपको जब लाइव क्लास देखिएगा तो उसमें कुछ समय दूंगा आपको। 50 तक जो है से 1 का आंसर ए होगा, 2 का आंसर सी होगा, ऐसे से करके 50 तक आपको A4 साइट में लिख लेना है। और उसका जो है से फोटो खींच के और इसको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है, worrywaker@gmail.com। ओके, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, तो इसको आप सेंड कर दीजिएगा। तो उसे मैं देख लूंगा, जो डिसाइड करूंगा कौन कौन सेंड करते हैं उसके अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड करूंगा। चीटिंग कोई नहीं करेगा ना, चीटिंग कोई नहीं करेगा। आज रामनवमी है ना, तो बुरा काम मत कीजिएगा। इस चैनल से जुड़े हैं तो बुरा काम कभी भी मत कीजिएगा, तो अच्छा काम कीजिए। और जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको मैं प्राइज यहाँ पे सेंड कर दूंगा। ओके, और एक बात, हाँ, मैं जब यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ तो मेरे लिए गर्ल्स बॉयज जितने भी सारे हैं सारे इक्वल हैं। ओके, तो उसमें आप लोग मत समझिएगा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा सारा का सारा सेव रहेगा। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट है मेरा, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी डेटा वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं उसके साथ जो है से आपको मैं हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए कुछ बातें थे, अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं। तो 9 बजे तैयार है ना, आज आइएगा 9 बजे। देखता हूँ संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। चलिए त्यौहार से आज बहुत सारा त्यौहार है, अब वीडियो में भी जानने को मिलेगा। आज भी कोई डेट है। तो संथाल जाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। शीतकालीन त्यौहार, पशु बलिदान, सोविंग महोत्सव या फिर किसान का त्यौहार। तो देखिए यहाँ से जो सोहराई होता है वह मेन रूप से पशु के लिए होता है। तो जो किसानों का त्यौहार होता है ना, उसको हम लोग सोहराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसानों का जो त्यौहार होता है उसको हम लोग सोहराई कहा जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो सोहराई त्यौहार होता है 5 दिन तक मनाया जाता है। क्या होता है? 5 दिन तक, कहीं कहीं 3 दिन तक मनाया जाता है। संथाल का जो है से मुख्य फेस्टिवल वगैरह इसमें देखा जाता है। पता है ना आपको, संथाल जनजाति झारखंड की जितनी भी जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा है, 34% है। अब वैसे तो मैं पहले ही बताया था कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो जिनका जो कास्ट है वह यादव जी हैं। ठीक है, तो यादव जी आप सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो चलिए उनका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो किसानी के त्यौहार के आंसर लगा लीजिएगा। थोड़ा सा संथाल जनजाति के बारे में बता देता हूँ। ये जो संथाल जनजाति है आप लोग को देखने को मिलेगा, इनका जो शासन व्यवस्था है उसको बोलते हैं मांझी शासन व्यवस्था। ओके, मांझी शासन व्यवस्था बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उनको मांझी कहा जाता है। ओके, और इनको प्रोवाइड मतलब हेल्प वगैरह भी बहुत सारे प्रोवाइड कराने के लिए लोग रहते हैं, जोग मांझी वगैरह। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो संथाल जाति में जो धार्मिक प्रमुख होता है ना, उसको नाइके कहा जाता है। नाइक या नाइके कहीं पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इनको नाइके कहा जाता है। और इसमें ना संथाल जाति में एक चीज़ याद रख लीजिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा जो धार्मिक मतलब एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होता है, सजा होता है, उसको बिटलाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटलाहा। और बिटलाहा करने का अधिकार परगनैत होता है। क्या होता है? परगनैत को होता है बिटलाहा करने का अधिकार। जो यानी कि बहुत सारा जो क्षेत्र को मिलाकर जो सबसे हेड होता है ना, उसमें उसको बोलते हैं परगनैत। तो परगनैत को जो है से बिटलाहा करने का अधिकार होता है। ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और झारखंड में तो आपको पता है सोहराई कोहबर पेंटिंग को, सोहराई कोहबर जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग का भी दर्जा दिया जा चुका है। बताया था ना, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सोहराई कोहबर पेंटिंग वगैरह को।
और ये हजारीबाग से निकल कर आया है, वही हजारीबाग जहाँ पे सूरज कुंड जल कुंड है, जिसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है, पूरे एशिया का सबसे गर्म जल कुंड है। तो ये था किसान का त्यौहार। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। सिमडेगा जिला गुमला जिला से कब अलग हुआ था? तो सिमडेगा जिला के बात करने के बाद बात किया जा रहा है। तो आइए मैप में भी आपको दिखाते हैं। देखिए आपको सिमडेगा देखना, खोजिए सिमडेगा कहाँ मिलेगा। तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मिलेगा आपको, देख लीजिएगा, खुट्टी से है, उसके बाद यहाँ से पश्चिमी सिंहभूम है, ओके, गुमला है, इसे टच वगैरह करता है, यही है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो लेंथ वगैरह सारा याद है ना, इधर से कितना है 463 और इधर से इधर लेंथ जो है से आपका 380 है झारखंड का। इस किलोमीटर में है तो इसको याद रख लीजिएगा, मीटर में तो होगा ही नहीं, इतना तो समझते हैं आप लोग। तो देख लीजिएगा यहाँ से सिमडेगा जिला जो है से गुमला जिला से अलग किया गया था 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को अलग किया गया था, तो याद रख लीजिएगा। आपको पता है कि झारखंड जब निर्माण हुआ था उस समय 18 जिले थे। 18 जिले थे। 15 नवंबर जो है 2000 को जब झारखंड निर्माण हुआ उस समय 18 जिले थे। उसके बाद 6 जिला है से बना। सबसे बाद में बनने वाले जिले खुट्टी रामगढ़ है ना, खुट्टी और रामगढ़ हैं। खुट्टी और रामगढ़ को कब फॉर्म किया गया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग भी बता दीजिएगा। तो 30 अप्रैल 2001 को जो है से आपका गुमला जिला से सिमडेगा को बनाया गया था। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। नहीं इसको तो यहाँ से देख लिया अपना डायग्राम वगैरह। लेंथ याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं 463 मीटर और 380 किलोमीटर। यहाँ से उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लंबाई दिख रहा होगा ना कम है, और पूरब से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वगैरह को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वगैरह लगाने के लिए दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का भी। तो इस पर भी क्वेश्चन वगैरह बनता है, मैं भी धीरे धीरे डालूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। गोड्डा जिला के बारे में पूछ रहा है कब बना। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सबको साथ लेकर चलेंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे कोई नहीं। तो गोड्डा जिला जो बना था आपको देखने को मिलेगा 25 मई 1983। तो डेट हो गया आपका ये वाला 25 मई 1983। गोड्डा जिला देख लीजिए कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इधर से दुमका वगैरह देखने को मिलेगा जो कि झारखंड की उप राजधानी है, और पाकुड़ है, साहिबगंज है। अब झारखंड में जो है उप राजधानी दुमका को लेकर 3 नए जो है उप राजधानी बनाने का यहाँ पे जो है प्रस्तावित है। 3 वह जिले कौन कौन से हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर 3 जिले और बन जाते हैं उप राजधानी, तो दुमका को लेकर, कहाँ पे, दुमका को लेकर, जहाँ पे मलूटी मंदिर भी आपका ना, दुमका में मलूटी मंदिर है, तो वह लेकर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे झारखंड के ऐसे, जो कि जहाँ पे उप राजधानी हो जाएगा। और ऐसा करने वाला झारखंड जो है से पहला राज्य होगा। इसे झारखंड बहुत सारे पहले राज्य हैं। मैं एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारा चीज़ मैं झारखंड के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उसमें मैं लिख दिया था डोंट मिस दिस वीडियो। तो मैं देखिए कभी भी ऐसा वीडियो पर लिखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, तो उसको जाके आराम से एंजॉय किया कीजिए। मुझे फालतू करना चाहिए तो बोलने का आदत है और ना ही दिखाने का आदत है। तो मैं जो भी अगर करता हूँ या दिखाता हूँ तो उसमें समझ लीजिएगा कि आपको इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा हूँ तो उसमें मेरा कुछ नहीं है कि हाँ जो ऐसे लाइक और सब्सक्राइब और कुछ भी आए। ओके, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ओके, और ऐसे तो थोड़ा वो तो सवाल सबका होता है। एक चीज़ मैं यहाँ से डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि एक बार मैं था ना, मैं बोला कि तो हम बोले कि आप अपने मतलब एक मेरी दीदी थी, तो उनको मैं कुछ बोला तो बोले कि सिर्फ आप अपना फ़ायदा के लिए काम करते हैं। तो बोले ना कि आप भी तो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना लालच के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई आप भी कर रहे हैं तो लालच के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ओके, जॉब वॉब कीजिएगा। तो सब का स्वार्थ निहित होता है, तो अपना जो काम करते हैं ना अपना स्वार्थ रखिए कि हमको इस काम से कुछ मिलने वाला है। अब यहाँ तो यूट्यूब पर आया हूँ तो यार मनी भी कमाऊंगा और लोगों का हेल्प भी होगा, और जो मनी आएगा तो मैं तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, झारखंड में मुझे बहुत कुछ करना है। तो आपका जो है ना से हेल्प जो है से अपेक्षित है। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़िए। मैं बहकावे में आपको नहीं ला रहा हूँ, सच में करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा वो है एजुकेशन। एजुकेशन को हमको बहुत आगे तक लेके जाना है, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं रहेगा। पैसा जो है अगर दे दीजिएगा गरीब आदमी को 1 लाख रुपए दे दीजिए, उसका 1-2 महीना क्या आते खत्म हो जाएगा। 1-2 महीना लगेगा भी नहीं, कोई 2 दिन में भी खत्म कर देगा। तो जब तक उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना, तब तक वो पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, ओके, वो सब समझ नहीं पाएगा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ से इसको लेके आगे चलना है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प वगैरह प्रोवाइड करिए। कुछ नहीं करना है, आप लोग थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और देखिए शेयर वगैरह करते रहिए, लोगों को बढ़ेगा तो धीरे धीरे मैं भी अब पहले से देखिए बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर जो है ना से इस साल से थोड़ा सा चला है। ओके, तो चलते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलते चलते कुछ होता है। पहले आइएगा तो आपका भी बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। यूट्यूब पर पढ़ाना जनरली आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ तो आप लोग भूल जाइएगा। यूट्यूब पर आइएगा तो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट करने में दिक्कत होता है। ओके, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
तो चलिए थोड़ा सा यही तो मेरा कहना रहता है, तो मैं इसी चीज़ ज़्यादा तो बोलता ना हूँ, कभी कभार बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प वगैरह प्रोवाइड कराइए, आपसे हेल्प अपेक्षित है। मिलकर चलते हैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र को आगे लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति में ग्रामीण प्रधान को धीरा कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? किस जनजाति में ग्रामीण प्रधान को धीरा कहते हैं? उरांव जनजाति, खड़िया जनजाति, परहिया जनजाति या फिर संथाल जनजाति? तो देखिए इसमें आपको देखने मिलेगा ग्राम पंचायत को धीरा कहा जाता है। ग्राम पंचायत को धीरा कहा जाता है, आपको पता है ना ग्राम पंचायत वगैरह सारा क्या होता है। तो इसका आंसर होगा खड़िया जनजाति। क्या होगा? खड़िया जनजाति में जो पंचायत होता है ग्राम पंचायत, उसको आप लोग धीरा कहते हैं। अब एक चीज बताइएगा, जो खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग बोलते हैं ढोकलो सोहर। क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहर जो है से शासन व्यवस्था। खड़िया जनजाति में देखिएगा तो 3 तरह का आप लोग देखने को मिलेगा। खड़िया जनजाति 3 तरह का देखने को मिलेगा। एक मिलता है आपको पहाड़ी खड़िया, उसके बाद मिलता है एक ढेलकी खड़िया, और एक मिलता है दूध खड़िया। 3 होता है। पहाड़ी खड़िया को आप लोग सबर खड़िया के नाम से भी जानते हैं ना, सबर खड़िया। ओके, तो इसको याद रखिएगा। 3 तरह का खड़िया जनजाति होता है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया को सबर खड़िया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो इसमें ग्राम पंचायत क्या होता है उसको धीरा कहते हैं। अब ग्राम पंचायत में जो धीरा होता है, ग्राम पंचायत को धीरा कहते हैं, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है ना, एक तरह सभापति वगैरह कह सकते हैं, सभापति बोलिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ददिया। क्या बोलते हैं? दंदिया बोलते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, दंदिया। ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं। बाकी उरांव के बारे में बताया था ना, उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा हाँ, झारखंड में टोटल जो लिस्टेड जनजाति हैं 32 है ना, आप लोग पता होना चाहिए। टोटल जनजाति जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह वो जो है से आपको 32 है। क्या है? टोटल जो है से 32 है। तो उसमें जो है ना से 8 जो है ना से 8 जो है से आपका पीटीजी है। क्या है? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है ना, 8 उसमें से पीटीजी है। बार 32 बताया था। 8 जो है से आदिम जनजाति में आता है, यानी कि वल्नरेबल बहुत ज़्यादा है 8 जनजाति। तो याद रख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं ना। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कितना है? 8 हैं 32 में से। ओके, टोटल 32 जनजाति झारखंड में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल में किस जनजाति को घने जंगल में रहने के कारण उन्हें चूहाड़ के नाम से उपनाम से जाना जाता था? क्या बोला जाता था? चूहाड़। तो देख लीजिए, मुगल काल में बहुत सारा झारखंड का भी खुखरा प्रदेश वगैरह आप लोग को याद होगा, और जो महाभारत का दिग्विजय पर्व है उसमें इसको पुंडरीक देश कहा गया है। तो मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? खुखरा प्रदेश, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरीक देश कहा गया। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, इसका डिस्कस भी किया था। वीडियो वगैरह रिवाइज करते रहिए ना। बैगा, भूमिज, बंजारा या फिर खड़िया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मुगल काल में जिस घने जंगल में रहने के कारण जिसको हम लोग बोलते थे चूहाड़, वो है भूमिज। क्या है? भूमिज जनजाति है। तो इसको याद रखिएगा, भूमिज। अब भूमिज के बारे में थोड़ा सा इसको देखते हैं अंदर तक जाके। तो देखिए जो भूमि जनजाति है, आपको एक मुंडा का ही शाखा देखने को मिलेगा ना, मुंडा का ही एक शाखा देखने को मिलेगा। और इसमें ना टोटल 4 गोत्र पाए जाते हैं। क्या बताएं? 4 गोत्र इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ से बताता हूँ, इनको ना जो है से धनबाद के हम लोग सरदार के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें से देखिएगा इनका भाषा मुंडारी ही है। जो भूमिज है, जो मुंडा की शाखा है, भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। देखता हूँ मैं झारखंड का जितना शासन व्यवस्था है ना, सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, धीरे धीरे देखता हूँ। तो वो ना आपका देखिएगा, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में अलग अलग चीज़ आपको मिल रहा है ना, तो प्लेलिस्ट में सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मैं झारखंड का जो स्पेशल वीडियो डालूंगा वो झारखंड वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें चलेगा। झारखंड का स्पेशल प्लेलिस्ट है, जीके का प्लेलिस्ट है, तो इसमें अब वीडियो आपको मिलता है, तो उसको मैं उस प्लेलिस्ट में अपडेट करूँगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर? भूमिज हो गया, मुंडा की एक शाखा है। इनको जो है से हम लोग जो है से 4 गोत्र पाया जाता है। इसमें 4G लिख दिया हूँ। और इसमें धनबाद के सरदार के भी नाम से जानते हैं। और यह मुंडारी भाषा है इनका। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। और एक में से याद रख लीजिएगा, इनका जो एक धार्मिक प्रधान होता है ना, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाया। धार्मिक प्रधान क्या होता है? पूजा पाठ या पुजारी वगैरह कहा जा सकता है इनको। ओके, लाया उनको बोला जाता है भूमि जनजाति में। ओके, तो यही सारा है। और इनका एक श्राद्ध का एक श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध समझते हैं ना, मृत्यु के बाद जो कर्म क्रियाकर्म होता है उसको श्राद्ध बोला जाता है। तो उसमें इनको ना श्राद्ध का जो काम होता है उसको कमावत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कमावत। ऐसे से कुछ है इनका, तो समझ गया ना। तो ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। मैं देखिए ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन जो जो चीज़ बीच में आती है ना,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूँ ताकि हेल्प होता रहे। नॉलेज इज पावर, जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल एग्जाम में फील कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू से गिरफ्तार किए गए भारतमल, नारायण शाह व रामेश्वर तिवारी को कितने दिनों की सजा हुई थी? आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, याद है किसी को? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसी के दौरान आपको ना डू और डाई जो है नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। मुंबई में प्रस्ताव पारित हुआ था, यह मुंबई में प्रस्ताव पारित हुआ था, आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू के टाइम में महात्मा गांधी शुरू किए थे। अब यहाँ से उस समय जब पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो ना, लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे। और जो इन लोग के जो आंदोलन हुआ था उसके लिए जो लोगों को अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया गया था। तो उसी की तरह देखिए यहाँ से झारखंड में भी जो है पलामू से इनको गिरफ्तार किया गया था, भारतमल, नारायण शाह और रामेश्वर तिवारी। तो इनको कितने दिनों की सजा हुई थी? तो इनको सजा हुआ था आपका 6 साल नहीं था, यहाँ पे 6 महीने था ना। तो इसको प्रोवाइड में जो है आपको पीडीएफ में सही प्रोवाइड करा दूंगा, 6 महीने होगा ना, 6 साल नहीं था, मैं प्रोवाइड कर रहा था तो ध्यान नहीं रखा। कितना होगा? 6 महीने का सजा इनको मिला था, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? कितने दिनों की सजा हुई थी? 6 महीनों की सजा हुई थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। बाकी सारा चीज़ तो बता ही दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारा चीज़। पलामू में चेरो बंस देखेंगे, मेदनी राय वगैरह देखेंगे। और पलामू मेडिकल कॉलेज जो आपका बना है, ओके, पलामू में मेडिकल कॉलेज बना है, उनको मेदनी राय के नाम पर उनका रखा गया है ना, मेदनी रॉय। और इनका मतलब अब जो पलामू प्रमंडल देखिएगा उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो इसका हेड क्वार्टर आप लोग देखने को मिलेगा जो है डाल्टनगंज है, ओके। और डाल्टनगंज का नया नाम जो है मेदिनीनगर कर दिया गया है ना, तो इसको याद रखिएगा, ओके। बाकी यहाँ से एक नीलाम्बर पिंदार पता है आपको, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनका यहाँ पे एक उनके नाम पर जैसे यूनिवर्सिटी भी है जिसको आप नीलाम्बर पिंदार यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था। झारखंड में टोटल यूनिवर्सिटी कितना है सरकारी के बारे में बताइएगा, टोटल यूनिवर्सिटी झारखंड में कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेनीसागर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? बेनीसागर जो स्थित है, बेनीसागर जो शिव मंदिर है उसमें किस शासक के द्वारा कराया गया था? राजा भोलानाथ सिंह, शशांक राजा पूरनमल या फिर शिवदास करण। तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा जो इस बेनीसागर में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था वह शशांक के द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा? शशांक के द्वारा कराया गया था। और जो मंदिर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ना, कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे मंदिर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शनीय स्थल, तो वो पूछा जा सकता है। शिव मंदिर में झारखंड में पूछे ना, शिव मंदिर अगर पूछे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैद्यनाथ धाम पड़ता है। क्या आता है? बैद्यनाथ धाम जो पड़ता है, जो आपका कहाँ पे है? देवघर में है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो भारत में टोटल 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है, और 51 शक्तिपीठ है तो उसमें से एक है यह, तो 2 है, मिक्स्ड है, यानी कि शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में है, याद है आपको? राम जी जब वनवास गए थे, ओके, सुंदरकांड और सीता जी का जितना कहानी हुआ था, तो उतना सारा देखिएगा कि राम जी जब समुद्र पार करने गए थे तो उससे पहले वो पूजा अर्चना किए थे, तो वहाँ पे ना रामेश्वरम है, ठीक है। तो वही जो है वहाँ पे ज्योतिर्लिंग वो भी है। और रामेश्वरम आपको पता है कि इंडिया का जो 11वें प्रेसिडेंट थे यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन आब्दीन कलाम आजाद जो थे उनका बर्थडे वहीं पे है, ओके, तो याद रख सकते हैं। आंसर इसका शशांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दूरदर्शन का प्रथम केंद्र रांची की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा कि दूरदर्शन का प्रथम केंद्र रांची है ना, तो दूरदर्शन का जो प्रथम केंद्र रांची है वो आपको देखने को मिलेगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसको किया गया था। किसमें किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पे लिया नहीं हूँ, तो मैं तो बहुत पहले प्रोवाइड आपको करा दिया था। 1984 में देखने को मिलेगा ना, 1984 में देखने को मिलेगा, तो इस समय शुरू किया गया था, ओके। चलिए 25 सितंबर डेट था ना, 25 सितंबर डेट था। 25 सितंबर किनका बर्थडे है बताइए? एक इंपॉर्टेंट डेट भी मनाते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट जो है डेट भी मनाते हैं 25 सितंबर को, तो इसको बताइए कि कब जो है मतलब किनका बर्थडे है और क्या मनाते हैं आप लोग? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या जो है 1984 में ही हुआ था, याद रखिएगा। सिख दंगा भी भारत में 1984 में ही हुआ था, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो रांची में देख लिया आपने, रांची में जो दूरदर्शन केंद्र था वह 6th पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। टाइम है 1984, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आपको अच्छे से पता होगा जो योग दिवस आपको मनाया गया था, क्या मनाया गया था? एक योग दिवस मनाया गया था
आपको देखने को मिला होगा 21 जून को हम लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो उत्तरी ध्रुव होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध, ध्रुव थोड़ी बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध जो होता है 21 जून को सबसे जो है से लंबा दिन होता है, आपको पता होगा। इसीलिए हम लोग इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए थे। मोदी जी के द्वारा काफ़ी इन पर जोर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, तो कोई भी चीज़ को प्रस्ताव पारित किया गया था। देखा होगा आपने 177 वोट पड़ा था, आपको यूनाइटेड नेशन मेंबर में देखने को मिलेगा 193 मेंबर, उसमें से इसको 177 वोट मिला था। तो इतना मतलब प्रस्ताव, यानी कि इतना जबरदस्त वोट से पारित होने वाला बहुत पहला चीज था यार, ठीक है, पहला चीज था। इतना जबरदस्त वोट से कोई चीज़ पास नहीं हुआ था। तो योग दिवस को सब पूरा इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इसको अब रिकॉग्नाइज किया जाता है योग को, जो कि एक भारत की देन है। तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग भी सुबह सुबह अगर उठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या काम किया कीजिए, सबसे पहले 2 गिलास पानी पिया कीजिए, 2-3 गिलास जितना आपका कैपेसिटी है पानी पिया कीजिए, चाय नहीं, ठीक है, उठ के आपको चाय नहीं पीना है, सबसे पहले पानी पीजिएगा तो बॉडी का जितना भी आपका नली है, छोटी आंत बड़ी आंत, जितना ऑइसोफेगस वगैरह है सारा क्लीन होगा। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लीजिएगा, चाय पाए के चक्कर में मत रहिए, कुछ नहीं होने वाला उससे, ओके। ये सब फालतू की चीज़ें वो सब चाय नहीं लेना है, चाय कॉफ़ी वगैरह कभी कभार ले लिया कीजिए, ओके, हमेशा चलता नहीं। पता चला ना कि उठते उठते चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो खाइए ना, लोगों को खिलाइए, इस सबका हेल्थ बर्बाद होता है, दूसरों का भी हेल्थ बर्बाद होता है। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ, तो समझ गया ना। तो यही है योग दिवस के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड में जो मनाया गया था, रांची में आयोजित किया गया था, 21 जून 2019 को किया गया था। 21 जून 2019 को आयोजन किया गया था, आपको देखने को मिलेगा पहली बार योग दिवस। बताया था ना, सबसे पहले बार 2015 मनाए थे ना योग दिवस, ओके। मोदी जी आए थे तो उसको हो हल्ला कर दिए कि चलो भाई हमको योग दिवस मनाना है, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लेकर चलते हैं। तो 2015 में फर्स्ट टाइम मनाए थे, 177 मत से पारित हुआ था, 193 बाई कर सकते हैं, 177 बाई 177 मार्क्स मिला था इसको, ओके, 193 में, समझ गया। तो यही सारा है। बाकी योग यहाँ पे आया है तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपके लिए, जो भारत में से एक मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री ना, आयुष मिनिस्ट्री है। ए से होता है आयुर्वेदा, या वाई से होता है आपका योगा, यू से होता है यूनानी, ए से होता है सिंध, ए से होता है होम्योपैथी। आयुर्वेद के जनक आपको देखने को मिलेंगे, आपको धवंतरी को ना, धवंतरी। योगा के पतंजलि देखने को मिलते हैं। आज जो है क्या है, आज जो है आपका होम्योपैथी के जनक देखने को मिलेगा आपको, वह है सैमुअल हनीमैन। क्या है? सैमुअल हनीमैन। ये जर्मन से बिलोंग करते थे। कहाँ से? जर्मन से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। और इनका बर्थडे है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को जो है से हम लोग, आज का दिन है ना 10 अप्रैल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट जी है दिन है आज। 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे, क्या लिखा रहे हो, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। इन्हीं का बर्थडे है। सैमुअल हनीमैन होम्योपैथी के जनक है, आयुर्वेदा के जनक। आपको धन्वंतरि को याद रख लीजिएगा, योगा का पतंजलि को रख सकते हैं याद, और होम्योपैथी क्या बता दिया, सैमुअल हनीमैन, या जर्मनी से थे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे आप लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं, ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। आंसर आपका 21 जून 2019 हो गया। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए इस दिन को चुना गया है योग दिवस के रूप में। बाकी आयुष मिनिस्ट्री है ना, आयुष एक मिनिस्ट्री है इंडिया में, तो इसको याद रखिएगा। भाग गया क्वेश्चन। देखिए ना, एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, डिस्कस करते करते ना एक स्लाइड ऐसे ही निकल गया आगे, तो कभी कभी निकल जाता है। वह कौन सा क्रांतिकारी है? क्रांतिकारी हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिला में यातनाओं के कारण शहीद हो गए थे। तो आपको पता होगा कि जैसे कि अंग्रेज लोग ने बहुत सारा अत्याचार करके यहाँ पे गए हैं, और पता है इसमें दुश्वार कौन है? इसमें दुश्वार है इंडिया के लोग ही हैं। आप में अगर यूनिटी नहीं रहेगा, आप लोग के घर के अंदर, घर का भी लंका ढाई होता है, एक कहानी आप लोग मतलब एक चीज़ सुने होंगे। आप लोग के अंदर यूनिटी नहीं रहेगा तो दूसरा कोई आपके अंदर फूट डालेगा ही। तो यार देखो, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, आपका परिवार को ऐसे सेव करके रखना। कुछ भी हो जाए अपना परिवार को टूटने मत दीजिएगा। अगर परिवार टूट गया तो पूरा जिंदगी बिखर जाएगा, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, परिवार को कुछ भी हो जाए टूटने नहीं देना है। किसी से अगर थोड़ा सा माफ़ी मांगना पड़े तो मांग लीजिए, थोड़ा सा रोना भी पड़े तो रो लीजिए, पैर पकड़ लीजिए, लेकिन परिवार को टूटने मत दीजिए। परिवार आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। या परिवार क्या है? जिस तरह से आपका जो पूरा बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, उसी तरह से किसी देश का नाम सबसे स्मॉल यूनिट होता है, यानी कि स्मॉल यूनिट होता है आपका फैमिली। तो फैमिली अगर टूट गया तो पूरा देश बिखर सकता है, ओके। फैमिली से ही तो पूरा बना है ना। इसलिए देखते हैं कि कभी भी हम लोग जाते हैं तो हर एक सेक्शन पार्ट में, अब हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को क्यों डिफाइन करते हैं? इसलिए डिफाइन करते हैं जैसे कि पंचायती राज वगैरह ले आए, बहुत सारी चीज़ लाए। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का एकदम लो लेवल तक जाकर विकास करें। बात समझ में आ रहा है? तो अपना फैमिली को टूटने मत दीजिएगा। तो यही कहना है कि लोग जो है आप पर कोई भी अत्याचार कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार वह लोग नहीं है, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। तो लोगों को अपने पर अगर, तो यहाँ पे लोग क्या था, पहले अपने आप में लड़ते रहते थे,
अपना शासन से सिर्फ मतलब था, अपना जो है क्षेत्र को बढ़ाना है दूसरों पर आक्रमण करके, तो इसीलिए अंग्रेज ऐसे इस चीज़ का आपको फायदा उठाया और लोगों को लड़ाया। बहुत सारी चीज़ आप लोग देखा होगा मिर्जाफर वगैरह, बहुत सारा दूसरों अपने ही के साथ जो है से मतलब धोखेबाजी किया था। तो ये सारा चीज़ आप लोग देखे होंगे, तो ये सारा कुछ हिस्ट्री में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए ये सारी चीज़ कुछ बात करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिएगा, गोड्डा जिले से आए थे वो बादलमल पहाड़ी थे, क्या थे, बादलमल पहाड़ी थे, इनको भी दिया गया था। बाकी सारा तो अगस्त क्रांति के बारे में बता देना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से ही फेमस है, 8 अगस्त को शुरू हुआ था इसीलिए ना, तो इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर अभी तो डिस्कस किया था ना लास्ट स्लाइड में, तो याद होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस जनजाति की भाषा पर सदानी और बंगला भाषा का प्रभाव दिखता है? बांग्ला भाषा आप लोग देखने को मिलेगा। मैं एक बार डिस्कस कर रहा था कि जो झारखंड में सॉरी इंडिया में जो है से इंग्लिश बोलने वाले का प्रतिशत इतना है, और क्या बोलते हैं हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत इतना है, और जो है से बांग्ला बोलने का प्रतिशत इतना है। तो वह स्टूडेंट बोले कि सर आपको इतना भी पता नहीं है कि इतना का जनसंख्या इतना है तो इतना ही लोग परसेंटेज है। अरे भाई आप लोग थोड़ा सा डेटा को अच्छे से देखा कीजिए। मैं जब बोलता हूँ कि इतना लोग हिंदी बोल रहे हैं, इंडिया में लगभग 40% एबव जो है हिंदी बोलते हैं, ये बहुत पुराना डाटा है, नया डेटा अपडेट करूँगा, 40% एबव ऐसे हिंदी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 40% से एबव उनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश उनको आता ही नहीं, अनपढ़ है पूरे, इसका मतलब ये नहीं है। इनका मतलब है कि देखो आपका रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप लोग उसको एंजॉय करके चलिए। तो क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, कि हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको और नॉलेज और भी जो चीज़ है इसका नॉलेज है, ओके। तो ऐसा मेरा कहना होता है। तो बांग्ला भाषा हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो कि भारत में बोली जाती है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, खड़िया जनजाति भूमिज, गोंड या करमाली। तो सदानी भाषा और बांग्ला भाषा का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो भूमिज पर मिलेगा। किस पर? भूमिज पर मिलेगा। बाकी भूमिज जनजाति पर तो बहुत सारा डिस्कस अभी कर ही दिया था, तो फिर से क्या डिस्कस करें इस पर, ओके। चार गोत्र, धनबाद के सरदार वगैरह, मुंडारी वगैरह, ऑस्ट्रोस्टैटिक, सब फिर से देख लीजिएगा। तो ये सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है? आप लोग जैव विविधता समझते हैं? आप लोग जैव विविधता यानी कि इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी इसको बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जैव विविधता पाई जाती है? थोड़ा सा तो आंसर इसका बताता हूँ। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 35%। क्या है आंसर? 35% है। 35% क्षेत्र पर जो है झारखंड में आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। अब जैव विविधता का क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, जैव विविधता का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है हम लोग का। और यहाँ से अगर देखिएगा तो हम लोग का जो प्लांट लाइफ होता है, एनिमल्स लाइफ होता है, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो बहुत सारा चीज़ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको पता है कि ईरान में एक रामसर जगह है। क्या है? ईरान में एक रामसर जगह है, वहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि जितना सारा वर्ल्ड का जो वेटलैंड्स है उसको आइडेंटिफाई किए थे और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वेटलैंड मतलब होता है कि नम भूमि, नम भूमि रहेगा तो प्लांट्स और एनिमल लाइफ दोनों यानी कि फ्लोरा और फाउना दोनों ऐसे प्रोटेक्ट रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम लोग किए थे। और उसके चलते हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं। इसके अंदर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। भारत में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं अभी बताइए, डिस्कस कर चुका हूँ पहले। टोटल रामसर साइट्स जो है से भारत में कितने हैं बताइएगा। इस क्वेश्चन के आंसर झारखंड में देखने को मिलेगा 35% जो है आपका देखने को। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर आपका है ना, इतना एरिया। तो उसका 35% में आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता पाया जाता है, ओके। तो समझ गए, बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो यही सारा है, देख लिया सारा चीज़ तो हो गया ना या हाँ। और इंडिया में टोटल ना पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कितने हैं, तो याद रखिएगा इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और उस 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है? तो देखिए 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट में आपका हिमालय रीजन, ओके। तो इतना अच्छा लिख रहा हूँ मतलब फिर भी क्या रीजन है? एक हिमालयन रीजन है, द हिमालय होता है, टेंशन मत लीजिए, हिमालय रीजन है, ओके। उसके बाद देखने को मिलेगा फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स। गडगिल कमेटी बताया था ना वेस्टर्न घाट वगैरह के लिए, भूल गए आप लोग। वेस्टर्न घाट्स हो गया। अब थर्ड नंबर पे आपका आता है सुंदरबन डेल्टा। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा है, तो उसका नाम जो है सुंदरी ट्री के नाम से पड़ा है वहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा है। और चौथा है इंडो बर्मा जो रीजन है, इंडो जो बर्मा रीजन है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, ओके। तो इंडो बर्मन रीजन जो है सो उसको बोला जाता है। तो 4 इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ओके। चलिए तो यही सारा है।
जो गडगिल कमेटी वगैरह आया था तो बोला था कि जो वेस्टर्न घाट का 37% जो एरिया है उसको आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दीजिए, ऐसा इसके प्रोविजन वगैरह था, बताया गया था आपको, जीएस में डिस्कस किया था। आंसर क्या हो गया, झारखंड के बारे में बात कीजिए 35% पर। ओके चलिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, झारखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए ये जो है से आपका NH-33 देखने को मिलेगा, सबको पता होगा क्वेश्चन का आंसर। NH-33 रांची से जमशेदपुर देखने को मिलता है ना, रांची से जमशेदपुर को कनेक्ट करता है। रांची को आपको बोलते हैं सिटी ऑफ फॉल्स ना, बहुत सारा फॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सिटी ऑफ फॉल्स बोलते हैं। और जमशेदपुर को आपको बोलते हैं भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। और जो दामोदर घाटी रीजन है उसको भारत का रूर कहा जाता है ना, भारत का रूर कहा जाता है। तो सारे कुछ चीज़ें हैं। तो रांची से जमशेदपुर कनेक्ट करता है NH-33, और इसको याद रख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बात करें तो अभी जो देखने को मिलेगा आपको भारत में NH-44 सबसे लंबा है ना हाईवे, NH-44 सबसे लंबा हाईवे है ना, इसको देखिए। पहले इसको NH-7 के नाम से जानते हैं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा 4412 किलोमीटर इसका लेंथ देखने को मिलेगा। ओके तो चलिए, हो गया ना, चलिए तो NH-33 हो गया, सारा चीज़ बता दिया रांची वगैरह से। अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन एक चीज़ बताइए तो जो NH-33 है आप लोग को जो कनेक्ट करता है रांची से जमशेदपुर, और कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है या कितना डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। चलिए नेशनल हाईवे की बात है ना, NH में तो होता है नेशनल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना। आप लोग को पता होगा कि स्वर्णिम चतुष्कोणीय, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से आप लोग जानते हैं ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसके नाम से जानते हैं। झारखंड पूरे भारत में क्या था, पूरे भारत में हम लोग जो है से 4 क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए कोशिश किए थे, क्या किए थे, 4 क्षेत्र को कनेक्ट करने की कोशिश किए थे। वह 4 क्षेत्र कौन सा था, आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन आया कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पार हुआ मतलब बनाया गया है, बताऊंगा सारा चीज़, उसमें कौन 4 इंपॉर्टेंट सिटी को ऐसे कनेक्ट किया गया था। तो आप लोग बताइए, 4 इंपॉर्टेंट सिटी को कनेक्ट किया गया था। ओके तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। क्वाड ग्रुप सुने हैं ना आप लोग, उस तरह से क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना दिए थे। चलिए अब क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, चलिए ये क्वेश्चन आ रहा है ना, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान और USA है। ये तो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्वाड ग्रुप। तो इसमें बोला जाता है कि चाइना को जो है हैंडल करने के लिए इसको लाया गया है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA इसको जो है क्वाड ग्रुप का नाम दिया गया था। देखिए जो स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना है उसमें झारखंड का 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह। धनबाद, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए आपको जो देखने को मिलेगा टोटल 1919 में शुरू किया गया था, 1999 में। तो उस समय PM कौन होंगे आपको तो अच्छे से पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उनके काल में 1998 में क्या हुआ था, 1998 में परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था, याद है ना आपको। चलिए, और स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था, तो उस समय शुरू किया गया था। और इसका कार्य 2000 जो है से 1 वगैरह में इसको शुरू किया गया था। ओके तो ये सारा चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी शुरू नहीं हुआ था, धीरे धीरे प्रोसेस बहुत आगे चलते गया, और कहा जा रहा है कि 2012 से अच्छा से इस पर काम शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था आपका, 4 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से भी गुजरता है, झारखंड से गुजरता है तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका हाईवे है एक तरह का, तो उसमें जो है से क्या है आपको यह पास होने देखने को मिलेगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है झारखंड के। ओके चलिए, और हाँ जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटल लेंथ है ना 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर इसका लेंथ है। ओके तो इसको याद रख सकते हैं। हाँ कौन कौन जगह थे, दिल्ली, अभी तो अरे आंसर निकल जाता अभी, तो देखिए बताइएगा, एक दिल्ली निकल गया, तो उसमें 4 सिटी है, 3 सिटी का नाम बता दीजिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं, किस औद्योगिक नीति के अनुसार झारखंड को 8 बृहद क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति और औद्योगिकरण के आधार पर बांटा गया है। झारखंड में जब फर्स्ट टाइम औद्योगिक नीति लाया गया था, उस लाया गया था 2001 में, इसको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम 2000 किस टाइम उस समय लाए औद्योगिक नीति जिसमें हम लोग 8 बृहद क्षेत्र में बांट दिए खनिज संपदा के आधार पर, तो वह था आपका औद्योगिक नीति 2012। क्या था, औद्योगिक नीति 2012 था। थोड़ा सा ना बाहर से रामनवमी पर्व का थोड़ा शोर हो रहा है, तो मैंने चलिएगा।
तो 8 बृहद क्षेत्रों में में बांटा गया है, वह था औद्योगिक नीति 2012 का, उसके आधार पर हम लोग इसको बांट लिए हैं ना, तो इसको याद रखिएगा जो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 का। बाकी आपसे पूछेंगे कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लाया गया था, तो बता दीजिएगा कि 2001 में लाए थे भाई, टेंशन नहीं लेना है। ओके, 2000 में झारखंड फोन किए, उसके बाद रहा नहीं गया तो औद्योगिक नीति लेके चले आए। कितने सारा उद्योग वगैरह हो रहा है, तो चलिए कुछ काम होना चाहिए। झारखंड राज्य के गठन के बाद लीजिए, आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ से ना सिर्फ आपको देखिए, आप क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर जाकर पूछ सकते हैं, इसलिए डाल दिया। झारखंड राज्य गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति है से कब घोषणा कब किया गया? मार्च 2001, अगस्त 2001, सितंबर 2003 या फिर जनवरी 2003? तो देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन का देखने आंसर निकलने को मिलेगा अगस्त 2001। कब? अगस्त 2001 में जो है आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम औद्योगिक नीति लाया गया था। तो वह 2001 तो बता दिया, डेट याद रख लीजिएगा, अगस्त में ना। कब? अगस्त 2001 में हम लोग लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 17, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है कि कृषि के क्षेत्र में जो है झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है। तो देखिए जो झारखंड का जो उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश कृषि प्रदेश है ना, वह सबसे विकसित इसको कहा जाता है ना। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है, वह उसको सबसे विकसित कहा जाता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी राजमहलवा रीजन याद रख लीजिएगा, वहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है ना, राजमहलवा रीजन है। ओके, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखने को मिलेगा, पहाड़ी वगैरह उधर है, तो उसमें ना राजमहल ट्रैप वगैरह क्वेश्चन भी है, तो उसमें काली मिट्टी पाया जाता है ना। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। ओके, कपास वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है से झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग ने टाटा मुरी का नाम सुना होगा ना, ट्रेन का टाटा से मुरी तक। तो देख लीजिएगा, तो कब हुआ था? 1940 एडी। एडी मतलब आप समझते हैं ना, ईस्वी सन होता है। और कब है बताइए? 1948, 35, 37 या फिर 40? तो इसको देखने को मिलेगा आपको, जो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। क्या हुआ था? 1948 में मुरी में देखने को मिलेगा। मुरी में अलग अलग बुक में ना इसको थोड़ा सा अलग अलग प्रोवाइड करा के रखे हैं, तो मैंने इसको विकिपीडिया सर्च किया हूँ, तो बोला गया था कि भारत में पहला जो एल्युमिनियम उद्योग था वह 1948 में शुरू किया गया था। विकिपीडिया का यही कहना है। ओके, समझ लीजिएगा। मुरी में देख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा रिवर किनारे है ना, तो यही सारा आप लोग देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम उद्योग है। चलिए, तो यहाँ से हो गया ना, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट वगैरह है ना, क्या है? एल्युमिनियम जो होता है निकाला जाता है बॉक्साइट से। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, और एक चीज़ आपको पता है ना कि जो बॉक्साइट का जो झारखंड में है से कितना, बॉक्साइट का कितना परसेंट उत्पादन होता है, मतलब कितना परसेंट, मतलब बॉक्साइट से बनता है स्टील वगैरह। तो एक बार बताया था आपको कि बॉक्साइट जो है, मतलब स्टील का कितना परसेंट उत्पादन होता है झारखंड में? तो याद रख लीजिएगा 20 से 25% ना, 20 से 25% होता है स्टील का उत्पादन। ओके, यहाँ पे बॉक्साइट की बात की जा रही थी। बॉक्साइट का फॉर्मूला, एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2 है ना, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, वीडियो को जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? सिंदरी में देखिए खाद कारखाना लगाया गया था 1951 एडी में। टाइम पास क्यों करें, मैं पहले भी आपको बताया था कि सिंदरी, आपको लोग BIT सिंदरी वगैरह नाम सुने होंगे। तो 1951 में आपको पता होगा कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था ना, 1951 से 56 तक का टाइम पीरियड था, 1951 से 56 तक, तो उसी टाइम जो है से आपको सिंदरी में खाद कारखाना लगाया गया था, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, रांची में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो HEC आप लोग पता होगा, HEC रांची में है, HEC परिसर वगैरह। तो देखिए चेकोस्लोवाकिया से लगाया गया है ना, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, तो उसके जो है से हेल्प से लगाया गया है। इसका आप लोग को देखने को मिलेगा, जो चेकोस्लोवाकिया है वह जो है से इसका जो कैपिटल पराग्वे देखने को मिलेगा ना, कैपिटल पराग्वे, और चेक क्राउन जो है इसका कैपिटल है। अब यह जो है से आपको देखने को मिलेगा 1958 में हम लोग सारा काम किए थे ना, 1958 में काम किए थे, लगाए थे चेकोस्लोवाकिया कंट्री जो है से के हेल्प से ना, रांची में HEC कारखाना। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाहर से साउंड थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है ना। अब रामनवमी का पर्व है, देखिए। चलिए अच्छी बात है, कम से कम राम नवमी आया है तो रामनवमी का ही गाना बज रहा है, नहीं तो झारखंड में पता नहीं कब कब चला जाता है। लोग मतलब इस बार तो सरस्वती पूजा में ना गजब कर दिया सब लोगों ने। चेकोस्लोवाकिया होगा, सच बता देना 1958 में इसका गठन किया गया था। उसी समय जो भारत में DRDO की स्थापना किया गया था उसी समय, और
नासा का स्थापना भी 1958 में हुआ था। नासा, ये सारा कुछ कुछ ना कनेक्ट करके याद रखा कीजिए। मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ ना, क्योंकि मतलब या सब चीज़ माइंड पे नहीं रहता है हमेशा से। इन सर याद रख लीजिएगा, एचईसी कारखाना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस जनजाति का धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है? तो आप लोग को बताना है कि किस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है कोला कहलाता है। करमाली, खड़िया, खरवार या फिर आपको देखने को मिलेगा भूमिज। तो देखने को मिलेगा कोला कहलाता है वह खड़िया जनजाति होता है। क्या होता है? खड़िया जनजाति होता है। तो खड़िया के बारे में अभी चर्चा किया था ना, तो देख लीजिएगा वही जनजाति है, उसका धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है। धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है, तो खड़िया जनजाति है। जल्दी खत्म करें। मेरी बेटी मेरी पहचान, मेरी बेटी मेरी पहचान जमशेदपुर से कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2016, 2 अगस्त 2016, 30 अगस्त 2016 या 7 सितंबर 2016? तो बताइए इसको। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, अब क्या करें, आज तो डिस्टर्ब हो गया, मैनेज कीजिए। मेरी बेटी मेरी पहचान योजना जमशेदपुर से कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2016, 2 अगस्त 2016, 30 अगस्त 2016 या फिर 7 सितंबर 2016? तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो मेरी बेटी मेरी पहचान योजना है वह जमशेदपुर से जो शुरू किया गया था। ना थोड़ा इतना जोर से बोलना पड़ रहा है, इतना साउंड भी बाहर से आ रहा है ना, तो दिक्कत हो गया आज का वीडियो में। अच्छा, आज संडे है ना, एंजॉय कीजिए। ये तो वीडियो आपको शाम को मिलता है, लेकिन आज तो पहले ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 2 अगस्त 2016 को ना, 2 अगस्त 2016 को जो है से मेरी बेटी मेरी पहचान योजना शुरू हुआ था। बाकी 2016 में जो तिलका मांझी पंप योजना था, बताया था ना, तिलका मांझी पंप योजना जो है 2016 में शुरू किया गया था। तिलका मांझी पंप योजना ना, पंप योजना। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद, उसको IIT का दर्जा 2016 में ही दिया गया था ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत शहर में गर्भवती महिला को कितना रुपया दिया जाता है? 1000 रुपया दिया जाता है। ओके, 1000 रुपया जो है से दिया जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्रारंभ अभिनव उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम किस नाम से शुरू किया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, मानस ना। इस क्वेश्चन का आंसर है मानस। मानस नाम से जो है से आपको जो अल्पसंख्यक समुदाय लोग हैं उनके लिए जैसे कौशल प्रोग्राम जो है से शुरू किया गया है। कौशल समझते हैं ना, उन लोगों को प्रशिक्षण देना, क्योंकि आजकल के डेट में होता है कि लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट वगैरह नहीं होता है। तो टैलेंट नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? तो उसको टैलेंट उसके अंदर हो, उसके लिए कौशल दिया जाएगा। तो मानस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। ओके, अब जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है से कब से लागू किया गया? 15 नवंबर 2018 को, 25 दिसंबर 2018 को, 15 नवंबर 2017 से या 15 अगस्त 2018 से? तो इसका जो है आपको देखने को मिलेगा 15 नवंबर ना, 15 नवंबर जो है से 2017 से यह लागू है। 15 नवंबर 2017 है कहीं पे जी, ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2017 से लागू है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो चलिए आ गए, यहाँ तक आते हैं तो GH लिख दीजिएगा। बाकी एंजॉय कीजिए फेस्टिवल को। 8 बजे शाम को मिलते हैं। आज बहुत सारा काम मुझे भी है, PPT वगैरह बनाना है, देखिए कब तक क्या हो पाता है। तो चलिए शाम तक मिलेंगे। एंजॉय कीजिए फेस्टिवल वगैरह को अच्छा से, और पढ़ाई लिखाई भी जारी रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। वंस अगेन हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। वंदे भारतम।